Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecture Math 2017 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। डियर ऑडियंस, हमारी डिस्कशन चल रही थी PPSC लेक्चर मैथ 2017 के पेपर पर, जिसके हम लोगों ने 1 से लेके 45 तक MCQs अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी ऑप्शन सही है और कौन सी ऑप्शन गलत है। अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम अच्छी अच्छी वीडियोस विद इन अ ड्यू टाइम आपको प्रोवाइड कर दें। जैसे कि आपको पता है कि एडवर्टाइज हो चुकी हैं PPSC लेक्चरर मैथ्स की सीट्स, इनफैक्ट मैथ्स की नहीं सारे सब्जेक्ट्स की सीट्स कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज हो गई हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। और जिन लोगों ने इस चैनल को अप्रिशिएट किया है कमेंट्स के थ्रू, थम्स अप बटन को प्रेस करने के थ्रू, सब्सक्राइब करने के थ्रू, तो उनका हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके, और इसी तरीके से हमें अच्छा रिस्पांस देते रहें ताकि हम इस तरीके से पॉजिटिव वे में आगे चलते जाएं। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 PPSC लेक्चर मैथ 2017 की तरफ। डियर ऑडियंस, आपके पास जो 46 क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। कहता है लेट x इज इक्वल्स टू ABCDE। ये आपके पास ग्राउंड सेट है बेसिकली, और आपके पास टोपोलॉजी है जिसके 6 मेंबर्स उसने ये दिए हुए हैं आपको। और कहता है कि अगर आपके पास एक ग्राउंड सेट का सबसेट आ जाए A जिसमें एलिमेंट्स हैं ABC, तो आप उसका इंटीरियर फाइंड आउट करें। ऑप्शन नंबर A आपके पास है सिंगल्टन A, ऑप्शन नंबर B सिंगल्टन B, ऑप्शन नंबर C सिंगल्टन C एंड ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में आपको इंटीरियर, लिमिट पॉइंट, एक्सटीरियर, इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को बता दी गई हैं। जिन्होंने लेक्चर को गो थ्रू नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ गो थ्रू कर लें। तो इधर डिस्कशन है इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिए जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली आपके पास होता है ग्राउंड सेट, में इसके ऊपर लिख रही हूँ क्या होता है ग्राउंड सेट। जिस सेट पर आपकी टोपोलॉजी डिफाइंड होती है उसको आप ग्राउंड सेट का नाम देते हैं, ठीक होगी बात। और ये जो कलेक्शन होती है बेसिकली, ये जिसको का नाम देते हैं, इसको आप टोपोलॉजी बोलते हैं। और ये कहाँ से आ रही होती है? ये बेसिकली इस ग्राउंड सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन बना के हम लोग ये करते हैं। और फर्दर 3 प्रॉपर्टीज जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं वो आप सबको पता होना चाहिए कि 3 एक्सियम पूरे हों तो तब ये कलेक्शन टोपोलॉजी की कैटेगरी में फॉल करती है। फर्दर मोर ये जो टोपोलॉजी के अंदर जो इसके अंदर मेंबर्स है ना ABCDE, इनको हम कहते हैं पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं, ठीक हो गई बात। और जो आपके पास टोपोलॉजी के अंदर मेंबर्स होते हैं, टोपोलॉजी बेसिकली कलेक्शन होती है, जो टोपोलॉजी के अंदर मेंबर्स होते हैं उनको आप कहते हैं ओपन सेट्स। क्या नाम देते हैं? ओपन सेट्स। मतलब अगर आपने ग्राउंड सेट से कोई कलेक्शन डिफाइन की है तो उसके मेंबर सेट्स कहलाएंगे, लेकिन अगर वो कलेक्शन टोपोलॉजी बन जाती है तो वो सेट्स नहीं रहेंगे, वो ओपन सेट्स बन जाएंगे। मतलब यहाँ पर ओपन सेट्स आपके पास हैं 5x सिंगल्टन B, AD, ABD, उसके बाद ACDE। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं? ओपन सेट्स हैं, क्योंकि आपको उसने टोपोलॉजी दे दी है। अब ये वाला सबसेट है आपका x का, A सबसेट x। आपने इस सबसेट का इंटीरियर निकालना है। पहली तो बात ये कि अगर ऑप्शन में कहीं होता D और E तो वो तो सिरे से ही निगेट हो जाता। क्यों? क्योंकि D और E इसका एलिमेंट ही नहीं है, तो वो इसके इंटीरियर में कैसे आ सकते हैं? ठीक है, तो आपने ये चीज़ गौर करनी है यहाँ पर कि जब कभी भी आपको बोलते हैं जनरली कि आप इंटीरियर निकालें तो आप सारे पॉइंट्स को चेक नहीं करते, स्पेस के सारे पॉइंट्स को नहीं चेक करते, वो आप किस के लिए लिमिट पॉइंट्स वगैरह के लिए स्पेस से पॉइंट उठाते हैं और इंटीरियर के लिए आप सेट से पॉइंट उठाएंगे। तो इसका मैं क्राइटेरिया आपको बता देती हूँ कि मैंने A, B और C को चेक करना है कि वेदर दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स और नॉट। ठीक है, तो उसका मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से
कि अगर आप किसके लिए चेक कर रहे हैं, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, इस ए के लिए आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई में इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले ओपन सेट्स उठाने होते हैं। कौन से सेट्स उठाने होते हैं? ओपन सेट्स। दी ओपन सेट्स कंटेनिंग ए। कौन कौन से ओपन सेट्स हैं? जहां पर ए पड़ा हुआ तो ओपन सेट्स टॉप के मेंबर्स को ओपन सेट्स कहते हैं। एक तो एक्स में पड़ा हुआ है, दूसरा आपके पास ए और डी में पड़ा हुआ है, तीसरा आपके पास ओपन सेट जिसमें ए है वो ए बी डी है, इसके अलावा आपके पास ए सी डी और ई है। ये तमाम के तमाम वो ओपन सेट्स हैं जिसमें ए पड़ा हुआ है। फिलहाल हम लोग डिस्कशन किस पर कर रहे हैं? ए पर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? सिर्फ ए के लिए ओपन सेट्स उठाएंगे। ठीक है, ए होना ज़रूरी है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट हो या ना हो। ठीक है, अब हमने इसकी डेफिनेशन लगानी होती है। इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट पी हो, ठीक है, वो किसी सबसेट ऑफ स्पेस का इंटीरियर पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट और एक सेट के दरमियान में आपको ओपन सेट मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से कि पॉइंट उस सेट से बिलोंग कर जाए और वो ओपन सेट कंटेन कर जाए किसमें? ए में, तो ये बेसिकली फिर ये चीज़ आपकी पी विल बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप स्पेस के अलावा भी पॉइंट उठाएंगे तो फिर आप इधर से पढ़ेंगे तो ए नेबरहुड हो जाएगा पी का। ठीक है, वो एक अलग केस है। तो हम लोगों ने ये वाली डेफिनेशन फुलफिल करानी है। सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पी की जगह आप कौन सा पॉइंट ले चुके हैं? ए ले चुके हैं, तो ए बिलोंग्स टू कौन सा ओपन सेट है? ओपन सेट एक्स। लेकिन एक्स तो कंटेन नहीं कर रहा ए में, क्योंकि ए तो छोटा है, ए बी सी है, और एक्स तो है ए बी सी डी, तो ये आपकी निगेशन होगी। नेक्स्ट को चेक कर लें, ए बिलोंग करता है किससे? ए डी से, लेकिन ए डी तो कंटेन नहीं कर रहा ए में, क्योंकि यहाँ पर तो डी आ गया है, ए में कहीं डी का जिक्र नहीं है। इसी तरीके से अब आप थर्ड सेट ले लें, बेसिकली ओपन सेट, वो क्या है? ए बी डी है, लेकिन ये भी कंटेन नहीं कर रहा किसमें? ए में। ये वाली चीज़ है, ये भी आपको नज़र आ रही है कि ये भी कंटेन नहीं करी, क्योंकि ये ए सी डी और ई जो है वो बड़ा है और ए बी सी क्या है? छोटा है। अब देखें, जितने भी ओपन सेट्स थे जिनमें ए मौजूद था, उनके लिए ये वाली पर्टिकुलर डेफिनेशन इंटीरियर की होल्ड नहीं की। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो आपका इंटीरियर से बिलोंग नहीं करता। इस सारे से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड ये किया कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं, इंटीरियर ऑफ ए। ठीक हो गई बात। अब यहाँ से हमारे पास ये डिस्कशन ख़त्म हो गई कि ए तो इंटीरियर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गई? यहाँ से फारिग हो गई। ऑप्शन नंबर ए ख़त्म हुई है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी को उसने ख़त्म कर दिया। अब देखें बी के लिए आप ये सारा, अच्छा एक और बात यहाँ पर आपने गौर करनी है कि अगर ये इन सारों में से किसी एक के लिए भी होल्ड कर जाती है तो इंटीरियर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारों की निगेशन दे, वो लिमिट पॉइंट में होता है कि सारों की निगेशन देनी होती है आपने। इसमें अगर एक के लिए भी होल्ड कर जाता होता तो वो क्या, ऑब्वियसली आपके पास किसी कैटेगरी में चला जाता, इंटीरियर पॉइंट की कैटेगरी में चला जाता। अब यही काम आपने किसके लिए करना है? बी के लिए करना है। तो आप पॉइंट्स यहाँ पर ले लेंगे, क्या? फॉर बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर आ जाएगा बी। अब देखें कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जिसमें बी मौजूद है। वो ओपन सेट्स जिसमें बी मौजूद है वो देखें कौन कौन से हैं। वो एक तो है एक्स, एक है आपके पास सिंगलटन बी, और आपके पास क्या है? ए बी डी। ठीक हो गई बात। और किसी में आप देख लें नहीं है, तो वही डेफिनेशन आपने पूरी करनी है, पी बिलोंग्स टू जी एंड जी कंटेन्ड इन ए। अब ज़रा देखें, पी की जगह हमने बी लिया हुआ है, बी बिलोंग कर रहा है एक्स से, लेकिन एक्स तो कंटेन नहीं कर रहा किसमें? ए में, क्योंकि ए आपके पास क्या है? बी सी। नेक्स्ट पे चले जाएं, बी बिलोंग कर रहा है किससे? सिंगलटन बी से, और सिंगलटन बी कंटेन कर रहा है किसमें? ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पर ये डेफिनेशन फुलफिल हो गई, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा एक के लिए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होल्ड करेगी, गोया वो इंटीरियर की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि बी क्या है? इंटीरियर पॉइंट है किसका? ए का, क्योंकि ये चीज़ ए की इक्वल है। तो बी फिर बिलोंग कर जाएगा किससे? ए इंटीरियर से बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई? सिंगलटन
बी पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप सी के लिए चेक करेंगे तो मैं रफली आपको चेक करवा देती हूँ। वो ओपन सेट जिसमें सी मौजूद है, एक है आपके पास एक्स और आपके पास है ए सी डी ई, दोनों ही ए से बड़े हैं तो कंटेन नहीं हो सकते, लिहाजा सी भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो पहली निगेशन, तीसरी निगेशन, चौथी निगेशन और सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 46 जो कि था लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड टा having these open sets, if A is equals to A, B, C, then interior of A, that is option number B, singleton B is the interior. So for question number 46, option number B is correct. डियर ऑडियंस, मूव करते हैं पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 47 पर, जो आपके पास है अ सीक्वेंस एक्स एन, द पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेड टू बी कन्वर्जेंट to x belongs to capital X if for each epsilon greater than 0 there exists positive integer n naught such that n greater than 0 greater than n naught. Option number A, distance of x and xn less than epsilon, distance between x and xn less than equals to epsilon. Option number C, distance between xn or x greater than epsilon, and option number D, none of these. यहाँ पर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन है कि कोई भी सीक्वेंस आपके पास कन्वर्जेंट होता है अगर आप हर जो भी आपको गिवन एप्सिलॉन हो उसके लिए आपके पास एक इंटीजर इस तरीके से n नॉट एग्जिस्ट कर जाए कि आपके पास nth टर्म और उस n के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफाइड एप्सिलॉन से कम हो जाए। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, अगर मैं इसका कंसेप्ट दूँ आपको तो क्या है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, ऑब्वियसली सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xm, फिर xm+1, फिर सो ऑन अप टू xn, इस तरीके से ये आगे चलती जाएंगी। ठीक है, xn की वेरिएशन ये आपने सीक्वेंस को इस तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हम इस फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से ये चलते चलते कहाँ पर एंड हुआ, xm पर एंड हुआ, फिर xm+1, फिर xm+2 सो ऑन xn है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फर्जी पॉइंट कर लेती हूँ एप्सिलॉन, मैंने ये ले लिया, या मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिटिंग पॉइंट है। ठीक है, मैं कह देती हूँ कि ये x है, क्या है, x है। अब डेफिनेशन मुझे क्या बता रही है कि अभी यहाँ पर इसको आप देखें, इनमें दरमियान में गैप्स हैं। वो कहता है कि आपका ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा किसको, इस पॉइंट x को, अगर आप क्या करें कि n से जितनी बड़ी टर्म्स हैं, मतलब n ग्रेटर देन n नॉट, n नॉट से जितनी भी n बड़ी टर्म्स आती जाएंगी ना, जो भी पॉजिटिव इंटीजर आपके पास n नॉट है उससे जो बड़ी टर्म्स आपकी आती जाएंगी उनके लिए आपके पास इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता जाए, कम से कम होता जाए। और जब कभी ये पहले लाइन ये इस तरीके से इधर मूव करेगी, फिर इधर मूव करेगी, फिर इधर मूव करेगी, फिर इधर, और आखिर में आते 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 इतना करीब आ जाएंगे कि इनका जो डिस्टेंस है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। तो ये फिर सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा किसको, एक्स को। तो ये बेसिकली आपके पास सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है जिसमें आप कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन nth टर्म एंड लिमिटिंग पॉइंट दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी, तो आपकी सी तो ग्रेटर देन के लिए है तो वो निगेट हो गई। ठीक है, उसके अलावा ये लेस एंड इक्वल्स टू है तो ये निगेट हो गई। मैंने बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड लिमिटिंग वैल्यू एक्स दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, लेस एंड इक्वल्स टू एप्सिलॉन नहीं, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिनिमाइज होगी। इस चीज़ को आप दूसरे अल्फाज में इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दूसरे अल्फाज में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिम्बॉलिकली कि एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को। ठीक है, ये डेफिनेशन एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो क्वेश्चन नंबर 47 विच वाज अ सीक्वेंस एक्स एन द पॉजिटिव points of matrix space X is said to be convergent to X belongs to X if for each epsilon greater than 0 there exists positive integer n naught such that n greater than n naught and the distance between limiting value x and nth value x and less than epsilon. Option number A
क्वेश्चन नंबर 47 के लिए करेक्ट है आपके पास। डियर व्यूवर्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 में से है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस x एंड altitude y इज ऑप्शन नंबर ए x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी x माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी x इंटू वाई एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों ने फोकस करनी है वो दो चीज़ें हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है, दूसरा आपको पता होना चाहिए एरिया क्या है। और एरिया को डिफाइन करते हुए मैं आपको बता दूंगी कि बेस आपके पास क्या होती है और आल्टीट्यूड क्या होती है। तो पहले चलते हैं अपनी डेफिनेशन पैरेललोग्राम की तरफ। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपके पास बेसिकली क्या है, एक ऐसी चार कोनों वाली फिगर होती है आपके पास जिसके दो पेयर्स ऑफ साइड्स क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। तो पैरेललोग्राम को डिस्कशन करने के बाद एरिया की डिस्कशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये मेरे पास बोर्ड है, इसके अंदर जितना भी रीजन है ये इसका एरिया है, इसका क्या है, एरिया। अब पैरेललोग्राम की तरफ जाने से पहले हम रेक्टेंगल पर डिस्कशन करते हैं। रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और जिसकी विड्थ y है। तो एरिया हमें पता है लेंथ इंटू विड्थ, तो एरिया रेक्टेंगल का क्या आ गया, एक्स वाई। हमारा काम रेक्टेंगल पर डिस्कशन करना नहीं है, हमारा काम किस पर डिस्कशन करनी है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम आपके पास किस तरीके से है, पैरेललोग्राम आपके पास ये तिरछी, ये और ये लाइन आपके पास पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पर ये पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई है लेकिन उसमें फॉल्ट आ गया था, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो चलिए हम इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या है। कि ये आपके पास पैरेललोग्राम है जिसकी बेस उसने बताई हुई है ये। अब इसको देखें, अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये जो चीज़ होगी आपके पास आल्टीट्यूड होगा, और आल्टीट्यूड आपको उसने बताया हुआ है कितना है, y। अब मकसद यहाँ पर रेक्टेंगल को डिस्कस करना क्यों था, या इसका मकसद क्या है, रेक्टेंगल को डायरेक्ट हम बता देते जी इसका ये है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये जो एरिया मैं ब्लैक कलर में शेड करने लगी हूँ, ये इसको यहाँ से पिक करें, उठाएं, इसको यहाँ पर ये जो खाली वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है ब्लू और रेड में, उस जगह फिक्स कर दें। तो ये जो रेड लाइनों वाली जो चीज़ बनेगी वो आपके पास रेक्टेंगल ही नहीं बनेगी। बेसिकली पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही होती है, थोड़ी सी टिल्ट फॉर्म में होती है। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं, पैरेललोग्राम में 90 के एंगल्स नहीं होते। तो बेसिकली जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो रेक्टेंगल का ही एरिया होता है, क्योंकि हम यहाँ से इस चीज़ को उठा के जब यहाँ फिक्स करेंगे तो ये रेड लाइन से और ब्लू लाइन से जो फिगर बनी है दैट इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का मैंने आपको पहले से ही एरिया बता दिया है क्या है, वो एक्स वाई है। लिहाजा पहली ऑप्शन तो नहीं है, दूसरी ऑप्शन भी नहीं है, तीसरी ऑप्शन मैंने आपके सामने डिराइव कर दिया, लॉजिकली आपको प्रूव कर दिया है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस एक्स एंड आल्टीट्यूड वाई इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड आल्टीट्यूड, मीन एक्स और वाई का प्रोडक्ट होता है आपके पास। डियर ऑडियंस, पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 में क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ जाने से पहले आप लोगों ने अभी तक अगर थम्स अप के बटन को प्रेस नहीं किया तो मेरे 5 गिनने तक आप लोग, बल्कि 5 तो ज़्यादा है, मैथमेटिकल बनने हैं, तो 3 गिनने तक आप लोग प्रेस कर दें, 1 2 3। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 120 देन इट्स एडजेसेंट एंगल इज ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 90 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल एंगल्स कौन से होते हैं, इंटरनल एंगल्स कौन से होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। तो आपके पास जो एक्सटर्नल एंगल की डेफिनेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक्सटर्नल एंगल होते हैं एंगल बिटवीन एनी साइड ऑफ शेप एंड अ लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक्स्ट साइड। तो ये जो इंग्लिश है अक्सर जो है ना, हम लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही होती है, तो अगर हम उसको मैथमेटिकली देखते हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपके पास ज्योमेट्री कौन सी है, पैरेललोग्राम है। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गई बात। अब वो क्या कह रहा है
कि एक्सटर्नल एंगल है, इंटरनल का मतलब तो अंदर है, वो तो सारों को पता है कि जो शेप के अंदर, शेप की दो साइड्स के दरमियान में जो एंगल बनता है दैट इज बेसिकली इंटरनल एंगल। डिस्कशन आपकी किस एंगल पर है? एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल कहते हैं एंगल बिटवीन एनी साइड ऑफ शेप। एनी साइड ऑफ शेप है तो जी मैं पहले ये वाली शेप ले लेती हूँ जिसमें मैंने रेड लाइन लगाई है, और कहते हैं कोई एक साइड ले लें एंड द लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक्स्ट साइड, और जो दूसरी साइड है वो आपने एक्सटेंड करनी है। एक एंगल को बनाने के लिए आपके पास दो साइड्स होती है ना, एक तो आपने फिगर की ले ली और दूसरी आपने फिगर की एक्सटेंडेड वाली लाइन लेनी है, तो उनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल। दूसरे अल्फाज में जो बाहर बनेगा एंगल वो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल उसने आपको कह दिया है कितना है? 120। यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया है एडजेसेंट एंगल का। अब एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या है? एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी कॉमन साइड होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है, नुक्कड़ कोना, और वो ओवरलैप नहीं करते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पर एक्स का नाम दे दूँ, अब देखें इनकी ये कॉमन वर्टेक्स है, ये जो कोना है ये इस एंगल का भी हिस्सा है और ये कोना ये रेड जो मैं शामिल करूँगी उसका भी हिस्सा है। कॉमन वर्टेक्स हो गई, ठीक हो गई बात। कॉमन साइड इसकी क्या है? ये जिस पर छोटी सी ब्लू कलर की लाइन के ऊपर रेड कलर की लाइन लगी हुई, ये दोनों एंगल एक्स और 120 की क्या है? कॉमन साइड है। दूसरी भी बात हो गई पूरी। ओवरलैप भी एक दूसरे के ऊपर भी नहीं है। ओवरलैप का मीनिंग जो लिटरल होता है किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के थोड़े से हिस्से को कवर करना, पूरे के पूरे हिस्से को कवर नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये मेरी फिंगर है, इसके 3 पार्ट्स हैं, अगर मैं दूसरी फिंगर को इस तरीके से ओवरलैप कर दूं, थोड़ा सा हिस्सा मैंने ओवरलैप ढका है ना, थोड़ा सा हिस्सा कवर किया है, देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरलैपिंग। सारी की सारी कवर नहीं करनी है, वो रैप होता है, ओवरलैप नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो है ये ओवरलैप भी नहीं कर रहे। अच्छा, अब हमने ये बताना है, उसने ये पूछ लिया है दूसरे अल्फाज में, इस क्वेश्चन को एडजेसेंट की जगह वो इंटरनल एंगल भी कह सकता है कि दूसरा इंटरनल एंगल क्या, क्योंकि अंदर बना है। यहाँ पर हम एलिमेंट्री ज्योमेट्री का एक रिजल्ट लगाने लगे हैं और वो रिजल्ट है कि आप पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनको ऐड अप करते हैं तो आपके पास टोटल सम आता है 180। मतलब मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एड अप टू 180, मतलब उनका सम 180 होता है। ये आप लाइन के लिए भी करते हैं कि लाइन के ऊपर जितने एंगल्स बने, लेकिन पैरेललोग्राम में आपके पास 2 ही एंगल होते हैं तो दोनों का सम 180 होती है। और लाइन पे बेस्ड सहाशा आप जितने, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये इन सारों को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? 180 बनेगा। लेकिन पैरेललोग्राम में आपके पास जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स 2 ही होते हैं, एक ये और एक ये। तो देखिए किस तरीके से आपका निकलेगा 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। So here you get the answer of x as 60. 180 minus 120 will be 60. तो सिंपल आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सारों को आप खैर बात कह दें, बाकी सारी नहीं हो सकती। ठीक है, आपने खुद डिराइव कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 49, इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 120 देन इट्स एडजेसेंट एंगल इज, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करने से पहले मुझे आपकी राय चाहिए होगी कि आप लोग रेगुलरली बेस पर लेक्चर्स चाह रहे हैं कि रेगुलर बेस पे आपको लेक्चर डिलीवर किए जाएं या इसी तरीके से गैप के साथ अपलोड किए जाएं ताकि आप उससे थोड़ा पेपर्स के करीब आपको फ़ायदा हो। और आप लोगों ने अभी तक कुछ लोगों ने हमें बताया है कमेंट सेक्शन में आके कि वो 2015 का पेपर चाह रहे हैं या 2011 का पेपर चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि अभी दोनों की रेशो सेम जा रही है। तो आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लाजमन हमें बताना है कि वीडियो एक तो आपको कैसी लगी, दूसरा आप लोगों ने हमें ये बताना है कि कौन सा पेपर फर्दर आप चाहते हैं कि 2015 का सॉल्व किया जाए, 2011 का, और तीसरी बात आपने हमें ये बतानी है कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर डिलीवर करें या इसी तरीके से वीक के गैप के साथ आपको लेक्चर चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। Question number 50 PPSC lecture math 2017 for the standard linear equation ax plus b is equals to 0. Option number a not equals to 0 mean non-zero, b is equal to 0, a is equal to 0, b not equal to 0, c both and a and b, and option number d none of these. जो आपके पास स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है पहले वो देख लें वो क्या होती है। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर
या इंडेक्स या एक्सपोनेंट 1 हो, मतलब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होती है आपके पास वो क्या होती है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अच्छा, ये जो आपको हमारे लेक्चर्स में डेफिनेशंस बताई जाती हैं ये पेट नहीं होती हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए अपने वर्ड्स में लिखी जाती हैं आसान करके, ठीक है। अब आप लोगों ने ये नहीं कह देना कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लीनियर एलई ये क्या है, तो बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई जाती है, अपने वर्ड्स को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा फर्स्ट डिग्री कैसे बनेगी। आपके पास इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी, इक्वेशन बनानी तो इक्वल टू का साइन लाजमन आएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं, कहते हैं आपके पास जो ए और बी है ना वो आपके पास कांस्टेंट्स हैं। क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। जो आपके पास एक्स है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर देखें एक्स की पावर 1 है तो आपके पास डिग्री क्या हो गई, 1। फर्दरमोर यहाँ पर ए और बी के लिए क्या कंडीशन लगाई जाती है, ए के लिए लिखा जाता है ए इज पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर में 0 शामिल नहीं होता है। और बी पर कंडीशन होती है बी इज इंटीजर। तो ये आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है लीनियर इक्वेशन की, उसमें ए बी कांस्टेंट इतना तो सबको पता होता है, ए बी इंटीजर्स हैं ये भी पता होता है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये अक्सर मिनिमाइज कर देते हैं स्टूडेंट। ए इज पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 नहीं आया करता, मतलब ए आपके पास कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाली ऑप्शन तो यहाँ से फारिग हो गई, ए क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर तो वो बता रहा है स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक ए 0 नहीं हो सकता आपके पास, तो ये तो यहाँ से ख़त्म हो गई। ये ख़त्म हुई है तो बोथ ए एंड बी वाली भी ख़त्म हो गई। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास बची, ऑप्शन नंबर ए आपके पास बची कि ए आपके पास 0 नहीं है लेकिन आपके पास बी 0 हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी निगेट हो गई है। फर्दर मोर मैं अगर आपको बताऊं कि ऑप्शन नंबर बी, बाज लोग इस चीज़ पर बहस करते हैं जी ए पॉजिटिव इंटीजर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, बुक्स को सर्च आउट करें। लेकिन अगर मैं उनकी बात मान लूं कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है वर्ड, और ए को मैं अगर 0 लूं तो यहाँ पर ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी b इज इक्वल टू 0 के। अगर b इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन तो b नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो तो कंट्राडिक्शन दे जाएगी। लिहाजा ये आप लोग अपनी नोट्स का हिस्सा बना लें कि जब कभी भी आपने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बतानी है तो ए पर जो इजाफी कंडीशन होती है वो ए इज पॉजिटिव इंटीजर, नॉट ओनली इंटीजर, it is positive integer. So we are getting the answer over here for question number 50 for PPSC lecture math 2017. For the standard linear equation ax plus b is equal to 0, a should not equal to 0 while b equal to 0. डियर व्यूवर्स, तो ये थे आपके पास PPSC लेक्चर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में आइएगा, अपनी राय से आगाह करिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।